अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज़ प्रोग्राम ज़ाविया। मेरा नाम फ़ाद है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से तीसरा जो बजट है वो पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जानिब से जो ये बजट पेश किया गया, इस बजट को लेकर मुख्तलिफ जो सर्कल्स हैं, इकनॉमिक इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं, इन सब हलकों की जानिब से एक पॉजिटिव व्यू जो है इस बजट के बारे में दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से इस बजट को कड़ी तनकीद का भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। आज इस बजट के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मुगल साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इसके साथ साथ इक्तिसादी अमूर पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग MM5 न्यूज़ टुडे। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो बजट अभी रिलीज हुआ है, पेश किया गया है, इसकी मेजर जो चीदा चीदा नकात हैं हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बताएं कि कैसे डिफरेंट है ये गुज़िश्ता सालों के बजट से। हमेशा इस तरह ही होता है कि हुकूमत का आज से जितने बजट गुजरे हैं, उसमें यही होता है कि टैक्सेस के में इज़ाफ़ा करती है, क्योंकि देखिए एक बुनियादी सबसे बड़ा इश्यू ये है हमारे मुल्क का कि 22 करोड़ की अवाम में से सिर्फ 30 लाख लोग हैं वो टैक्स देते हैं। और हुकूमत हर साल यही कोशिश करती है कि जी हम अपना जो टैक्स बेस बढ़ाएँ। लेकिन टैक्स बेस बढ़ने के बजाय जो होता ये है कि जो टैक्स पेयर होता है ऑलरेडी जो पे कर रहा है, उसी पर मज़ीद बोझ डाला जाता है। फिर जब हुकूमत के पास क्योंकि वसाइल नहीं होते, उनको उसके लिए जो लोन लेने पड़ते हैं, IMF से लेने पड़ते हैं और उसके बाद या वर्ल्ड बैंक की तरफ जाना पड़ता है, उनके किसी उसमें प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है। तो उसके उसके लिए फिर जो जो आपको समझ लें कि उसको हमने रीपेमेंट्स करने के लिए जो है ना, हमें फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। और आप देखते हैं कि पिछली भी हुकूमत जब पिछला तरीके इंसाफ का बजट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी, हम जी कई चीज़ों में इज़ाफ़ा नहीं करेंगे, यूटिलिटीज़ की कीमतों में इज़ाफ़ा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद एक मिनी बजट आया जिसके अंदर आपने देखा कि टैक्सों की भरमार होगी और उसके बाद क्योंकि उनको नज़र आता है कि हमारे टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सकता। इस दफ़ा भी इस तरह ही किया हुकूमत ने कि जी एक का बहुत बड़ा एक उसके अंदर जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है वो उसके अंदर एक डेफिसिट है, जो कि अब उसमें यही होगा कि हम उससे लेंडिंग करेंगे या तो IMF से या फिर हम जो है प्राइवेट सेक्टर से लेंडिंग करके और उसको पूरा करेंगे। अब आप उसमें देखें कि इस दफ़ा हुकूमत ने कहा है कि जी काफ़ी चीज़ों को उन्होंने कोशिश किया है कि हम जो है टैक्सेस काफ़ी चीज़ों पे हम कम करें और कुछ चीज़ों पे बढ़ाए भी। सेल्स टैक्स में कई कई चीज़ों में अशिया में कमी आई है। टूरिज़्म से रिलेटेड सेक्टर है, उसके अंदर जो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, उसके अंदर आई है। अद्वियात के लिए, कोविड की चीज़ों के लिए जो कोविड से रिलेटेड जितने भी अशिया हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस के ऊपर 6 महीने की उन्होंने छूट दे दी है। गाड़ियों के ऊपर आप देखें कि छोटी जो गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो 800 साढ़े 800 सीसी से कम गाड़ी है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस जो है फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो कम करने का उन्होंने या खत्म करने का उन्होंने वो किया है, प्लान किया है। एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि हुकूमत चाह रही थी कि हम जो है आईटी को सेक्टर को हम उसको प्रमोट करें। लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें एक तजवीज़ आई थी जिसके अंदर था कि आपको ये टेलीकॉम की सर्विसेज़ के ऊपर के मज़ीद टैक्सेस का इज़ाफ़ा का उन्होंने हुकूमत ने ये सोचा था और बल्कि उसमें था, प्लान में था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको विथड्रॉ कर लिया, जो कल तक की जो खबर थी कि वो उन्होंने कहा कि काफ़ी उसको बैकलैश उनको मिला इस चीज़ का, कि आप जो है उसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर जो आप टैक्सेस का इज़ाफ़ा कर रहे हैं, एक तरफ आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ को और एक तरफ जो है आप जो है उधर उसके ऊपर कम्युनिकेशंस के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। तो वो भी मेरा ख़्याल है वो भी वापस ले लिया जाएगा उसका। बाकी जो है आप उसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा जो फ़ोकस आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एक आया है कि उनके ऊपर जो 17% से गिरा के 1% पे उन्होंने जो ड्यूटी ली है, जो उनकी किट्स इम्पोर्ट करने के ऊपर। तो आप उसमें देखिए काफ़ी बिजली और इसके में अभी मज़ीद टैक्सेस तो नहीं लगे, लेकिन अभी देखते हैं कि कब कब तक ये चलेगा इसका। और ये तरीन साहब ने तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एक जो मुझे काफ़ी कई एक्सपोर्टर्स से बात हुई है कि उनके जो रिफंड्स जो फँसे हुए थे FBR में काफ़ी हद तक उनको रिफंड हो गए और 250 बिलियन रुपीस के जो रिफंड्स थे वो उन्होंने पिछले साल में वापस किए हैं। तो एक हुकूमत को जो है वो कोशिश कर रही है कि हम FBR को बेहतर बनाएं, अपने टैक्सेस की जो एनोमलीज हैं उनको जो है खत्म करें और जो परेशानियां आ रही हैं लोगों के लिए, एक उन्होंने फिक्स टैक्सेशन का सिस्टम है वो उसके अंदर एक आ गया है कि जी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, जो कि रिटेलर्स हैं वो उनके उनके ऊपर जो है वो लागू करना चाह रहे हैं ताकि टैक्स का जो है वो उसका बेस है उसको बढ़ाई जाए और जो टैक्स पेयर्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ ना डाला जाए।
बिल्कुल, आपने अच्छा अहमद ज़िक्र किया कि आपकी ज़ाहिर कन्वर्सेशंस होती हैं एक्सपोर्टर्स के साथ भी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ भी। अम, तो और ऑपोज़िशन की तरफ से हमने देखा है कि उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है इस बजट को। तो हकीकत क्या है? आपका क्या ख़्याल है जो आपकी कन्वर्सेशंस हुई हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, बिज़नेस प्रोफ़ेशनल्स के साथ, वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं और आम आदमी तक इसके कोई ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं? देखें, अब उसमें ऑपोज़िशन तो आप शायद आप किसी हिस्ट्री निकालें, पाकिस्तान की जो भी ऑपोज़िशन होती है, वो तो कभी भी किसी बजट को मंज़ूर नहीं करती। आज जब से बजट अनाउंस हो, उससे ऑपोज़िशन पार्टी जो है, एक ऑपोज़िशन पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक हुकूमती किसी नुमाइंदे की होती है। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली ये जो जब से बजट अनाउंस है, तब से यही चल रहा है। आज भी मैं देख रहा था कि खाकान अब्बासी साहब जो थे, वो लगे हुए थे उसमें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोपहर के टाइम, जिसमें कह रहे थे कि जी ये जो है फिगर्स की हेराफेरी है, ये नंबर इधर से उधर कर दें, उधर से उधर कर देते हैं। तो वो शायद भूल जाते हैं कि जब वो हुकूमत में थे, वो भी यही काम करते थे। ये हुकूमतें हैं जो आती हैं, वो अगली आई उनके बाद ये वो भी यही कर रही है और आगे मज़ीद जो हुकूमतें आएँगी, वो भी यही करेंगी। अब आप उसपे देखें ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुकूमत के लिए है, वो है आपका इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि डबल डिजिट्स में जाती रही है पिछले दिन, हालाँकि हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेरा ख़्याल है 8.9 या 9% 8 से 9 परसेंट के दरमियान रही है। लेकिन अगर आप दरहकीकत जाके देखें, तो पूरे साल में आप देखें कि कीमतें किस तरह बढ़ी हैं, किस तरह इज़ाफ़ा हुआ है। ज़रूरियात की जो चीज़ें थी, उनकी में कितना इज़ाफ़ा हुआ कीमतों के अंदर। तो देखें, अब जब तक ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेज होने वाली हैं। आप देख लें कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के होने के बावजूद हमें जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, कभी व्हीट इम्पोर्ट करें, कभी दूसरी कोई अशिया इम्पोर्ट कर रही हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस फैक्टर्स में जाऊँ तो फिर उसमें ये है कि एक हमारी मैनेजमेंट कोई नहीं है प्रॉपर, नहीं कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। देखिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड की सारी होता है, उसकी वो प्राइस डिटरमिन करती है। अब हमारे पास जब जब कोई यील्ड बुरी होगी तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें आपकी जो प्राइसेज़ किसी भी कमोडिटी की बढ़ जाएगी। अब आप देखिए पिछले जो टमाटर ₹200 किलो थे, पिछले दिनों जो है वो ₹2 किलो बिकते रहे हैं। उसकी इतनी बम्पर क्रॉप था जिसकी वजह से उन्होंने लोगों ने वो आपने शायद वीडियो भी देखी हो कि कोई लोग जो है वो तो दरिया में फेंक रहे हैं उसको, पानी के अंदर फेंक रहे हैं टमाटर को, क्योंकि उनको कुछ पैसे मिले, उनको तो कॉस्ट से भी कम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम ये चीज़ों को मैनेज करें। हम उसमें चाहिए कि हमारी जो पर एकड़ यील्ड जो है वो बेहतर हो, दिन-ब-दिन बेहतर हो। और हमारा बस यही इसमें कि हुकूमत का ज़्यादा फ़ोकस यही है कि वो चाह रहे हैं कि जो मिडल मैन है, जो जो काश्तकार से लेके मार्केट के दरमियान जो मिडल मैन है, सारा मुनाफ़ा वो कमाते हैं, और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की बहुत सारी कोशिशें हैं उसके अंदर। और जो मैं समझता हूँ कि अगर ये पहली हम बात करते हैं कि जी हमने इसको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, अगर ये हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ती गई, जो कि पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, ना हमारी हुकूमतें इस पे फ़ोकस कर रही हैं। वो हमारी देखें ट्रेडिशनल 3-4 ही चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स बेस्ड हैं। एक हमारी वो लेदर प्रोडक्ट्स है, हमारी सर्जिकल है, स्पोर्ट्स है, लेदर के हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमें नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों में भी जाना चाहिए। अभी आईटी सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो 1.2 बिलियन की तकरीबन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की है। यही हमारा साथ पड़ोसी मुल्क इंडिया है। उनकी तो मेरे ख्याल है 100 बिलियन से भी ज़्यादा, हमारी जितनी टोटल एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा सिर्फ उनकी आईटी की है। तो ये चीज़ों को हमने देखना पड़ेगा कि हमने जो है हमारा प्लान क्या है। हमारा जो है सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जितनी हुकूमतें आती हैं वो अगले इलेक्शन को देखती हैं। कोई भी हुकूमत नहीं आई जिसने 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का प्लान किया हो। अगर कोई प्लान 5 साल का भी देती है तो अगर हुकूमत वो टूट जाती है तो जो नई आने वाली हुकूमत होती है वो कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं करती। हमारे तक तक जब तक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं होगी, एक हमारा एक जो है समझता हूँ कि एक हमारा नेशनल कोई एक प्लान नहीं होगा, एक हमारा कोई नेशनल टारगेट नहीं होगा जिसकी तरफ पूरी कौम जो है वो वर्क करे, इकट्ठा मिलके, अपने साथ मिलके कि जी फोकस करे कि हमने यही काम करना है, इसी में हमारी मुल्क की बेहतरी है। तब तक ये हम यही देखते रहेंगे कि हर साल जो है वो टैक्सेशन में भी बजट तय करेगा तो टैक्सेस बढ़ते जाएँगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते जाएँगे, डायरेक्ट इनकम टैक्स तो आपको दे नहीं रहे लोग यहाँ पे। उसकी वजह से ये होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस देने में लोग खुश हैं, और उसके बाद जो है फिर हम यही देखेंगे कि हर साल जो है चीज़ों में कीमतों में इज़ाफ़ा होगा। बेशक वो बिजली हो, गैस हो, पानी हो, और के बेतहाशा तरीके हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के वो लोग जो है वो फिर उसके बाद यही कहेंगे कि जी ये महँगाई होगी, और हम यही देख रहे हैं कि कई सालों से कि महँगाई होती है।
हो जाती है अच्छा, बजट के फाइनली बाद। फाइनली अहमद ये बताएं कि आपने बिल्कुल जिक्र किया, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में रहता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती। तो आपने जो इस हुकूमत को देखा है अभी तक, तीसरा इनका बजट था, जाहिर है बीच में कोविड आ गया और फिर से वो क्रिटिसाइज करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो है इकोनॉमी को बड़े बुरे हाल में छोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट को अगर आप एक ओवरऑल तनाजुर में देखें, जो कहा जा रहा है कि जी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, पॉलिसीज लाई जा रही हैं, तो पूरी ओवरऑल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं और आपको लग रहा है कि ये वाकई एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए उसमें कई जो है मैं समझता हूँ कि वजूहत है जिसकी वजह से जो है ये एक आपने कोरोना की वजह से तो आपने वैसे ही देख लिया कि हमारी एज एन इकोनॉमी हमारी गवर्नमेंट हम समझ लें कि हम फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं थे कि हम जो है किसी भी मुराद दे सके, मुराद में इजाफा कर सकें। आप जिस तरह यूके को देख लें, यूएस को देख लें कि लोगों को घर बैठे भी तनख्वाहें मिलती रही हैं, उनको एक अच्छा एक स्टैंडर्ड के हिसाब से घर बैठ के जो करते रहे हैं उसका वो मिलता रहा है। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है इकोनॉमिकली कि वो अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको इस तरह घर बैठे वो करें। लेकिन आप ये देखें कि उसके उसके बावजूद हुकूमत ने जो है वो अपनी जो एहसास प्रोग्राम है अपना उसके ऊपर जो है उसमें इजाफा किया है, उसमें उसके बजट के अंदर इजाफा किया उसके। और इस तरह करते हुए आप देखें कि ये यूथ जो है उसका आपका लोन है उसके ऊपर किया है कि वो चाह रहे हैं कि लोग जो है बजाय इसके कि एक्सेस टू फाइनेंस एक आसानी बनाए उसके लिए या यूथ के लिए आप, क्योंकि आप देख लें मोर देन 50% हमारी जो है पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है। और मैं समझता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट की और काम करने की बहुत सख्त जरूरत है हुकूमत को, क्योंकि जब आपकी हमारी जितनी भी हम बदकिस्मती से जो हम लेबर जो जाती है हमारी ओवरसीज काम करने के लिए वो बड़ी लो स्किल्ड लेबर होती है और वो इतनी मुश्किल में इतनी गर्मी में काम करते हैं, बाहर वो लो लेवल जॉब्स करते हैं और वो उनकी जो अर्निंग है वो मेरा ख्याल है जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से नहीं। वही अगर हम उनको स्किल लेबर को भेजें वहां पे तो शायद उसे 3 से 4 गुना तक जो है वो ज्यादा हमारा वो रेमिटेंस पे भेज सके। अब आप वो देखें कि हमें एक बड़ा अच्छा एक उसका हुआ कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेमिटेंस आ गया, उसके अंदर ये रिकॉर्ड रेमिटेंस हुआ। तो उसकी वजूहत में भी आप चल जाएंगे, काफी लोग हैं जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई हैं। उसकी वजह से जो है जब जाहिर सी बात है कि वहां रहते हुए उनकी जो थी वो उतनी रेमिटेंस नहीं भेजते थे, जॉब इधर होने इधर पाकिस्तान जब उनकी फैमिली मूव की उसके इधर आए। फिर अब जो है उस पे बहुत सारी उसमें हम देख लें कि इश्यूज आते रहते हैं हमारे लिए कि जी अब हमारे जो अभी मैं किससे बात कर रहा था वो मुझे बता रहे थे कि स्टील में जो मिल्स वाले हैं ये घी वाले हैं, अब आप फाटा पाटा को उन्होंने जो है टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया फिर से। अब आप वो देखें तकरीबन 17.5% का उसमें फर्क आ गया। वो ही मेरी आज आज डिस्कशन होती किसी के साथ कि जो इस तरह अगर 17.5% का जो डिफरेंस आ गया वो चाह रहे हैं कि फाटा में डेवलपमेंट हो, वहां पे फैक्ट्रीज लगे वहां पे हो। तो इस तरह का ये तजुर्बा हम पहले भी कर चुके हुए हैं और गदूर में भी कर चुके हैं जिसमें हमने ये किया था कि जी टैक्स उसको वेव कर दिया था और जैसे ही वो मुद्दत खत्म हुई टैक्स वेव होने की तो सारी सारी इंडस्ट्री मूव कर दी। तो फाटा का भी ये इशू आ रहा है उसके अंदर कि जी फाटा के अंदर आपके जो है उनको टैक्स फ्री कर दिया है और वहीं से जो प्रोडक्शन वहां पे होती है वो सीधी सीधी जाके हमारे इधर इलाकों में आके वहीं पे बिकता है। तो नॉर्म्स अभी भी इसके अंदर बहुत सारी हैं। इसके अंदर हम मैं समझता हूँ कि अभी इस पे वर्क करने की जरूरत है। हमारे जितने भी चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स हैं वो भी साथ साथ उनके साथ उनको फाइनेंस मिनिस्टर को भी एडवाइस करते रहेंगे, अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। लेकिन ये है कि जब तक हम हमारा अलमिया यही रहा है कि हमारे जो कहते हैं 14 दे के पाँव पिलाएं, हमारी स्पेंडिंग हमेशा ज्यादा रही है और हमारी जो अर्निंग है वो हमारी कम रही है, जिसकी वजह से हम ये जो है इस पे जो दलदल है ना ये हमारा इसका इसका कर्जे का, इसके अंदर हम डीप से गहरा से गहरा नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और जब तक इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो तब तक ये मैं समझता नहीं हूँ कि आगे हमारे लिए बेहतरी आएगी। पहले ही अगर 1.25 लाख या जो पाकिस्तान में नया बच्चा पैदा होता है तो वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए मकरूज होता है। जब आप आते हैं जब डिवाइड करते हैं टोटल डेट करते हैं तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान मकरूज होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा कंट्रोल करें। हम जो बड़े बड़े हमारे इदारे हैं जो नुकसान में है उनको हम प्राइवेटाइज करें। आप स्टील मिल की देख लें उसका एक बहुत बड़ा हमारा अरबों रुपए जाता है। अब आप देख लें हमने प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू किए जिनको व्हाइट एलिफेंट्स कहते हैं, मेट्रो बस आप देख लें, ऑरेंज ट्रेन देख लें और कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें सब्सिडीज देनी पड़ती है। ये मुल्क सब्सिडीज तक पे नहीं चल सकता। ये सब्सिडीज को कम करने की जरूरत है बहुत जल्द से जल्द, ताकि जो है ये आगे हमारे बजट बैलेंस आउट हो सके और ये हम जो है कर्जों में हमारा तो ये हालात भी रहे हैं कि हमने सिर्फ किस्तें अदा करने के लिए जो सूद की किस जो जमा हमने इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमने कर्जे लिए हैं, उसको इतने हमारे बुरे तक हालात रहे हैं।
तो ये मुल्क जो है, कोई भी मुल्क जो है ना सस्टेन नहीं कर सकता, एक लिमिट तक कर सकता है। और अगर हमने इनको अपनी सब्सिडीज को खत्म नहीं किया, अपने जो ये ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें नुकसान दिए हैं, इनको अगर हमने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो मैं नहीं समझता कि आगे 10 साल से 15 साल इकोनॉमिकली, वरना हम बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें हम सबको देखनी चाहिए। टैक्स की जो है, जो मजीद टैक्स पे जो है उसके ऊपर मजीद बोझ ना डालें और नए बंदों को टैक्स नेट में लेकर आए। इसी तरह ही हमारा मुल्क चल सकता है, वरना तो मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली हम जो चंद सालों में हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे अहमद मुगल जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। उनका ये कहना था कि ये बजट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मस्बत चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने इस फ़ियर का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान को सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। चादर देख के पाँव फैलाने पड़ेंगे, हमें अपने जो कर्ज़े हैं उनको कम करना पड़ेगा, साथ-साथ एफिशिएंसी लेके आनी पड़ेगी, टैक्स नेट को ब्रॉडन करना पड़ेगा और साथ-साथ सब्सिडीज़ के ऊपर भी जो है देखना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान जो है सस्टेनेबल पायदार इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया देखने का, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MM5 न्यूज़।